हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुल डिटेल वे में कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बेसिक भाषा में एक समझते हैं। जैसे कि हमने ये एक थ्रेड ले लिया, एक मिनट, ये एक थ्रेड ले लिया और इस पर हमने बांध दिया एक बॉल, और ये बॉल को हमने इस तरह से घुमा दिया। ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग बचपन में बांध कर, और ये हम आर लेकर हो जाता था, ऐसे ऐसे हम लोग थ्रेड को घुमाते थे। तो कांस्टेंट ये क्या करता है कि द फोर्स विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट्स। मतलब वो फोर्स जो सिस्टम के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करे, उसको बाध्य करे उसी चीज़ पर चलने के लिए, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसमें इस मोशन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो जो इस पत्थर को इस सर्किल पर घूमने के लिए बाध्य कर रहा है, आपको समझना होगा। तो ये एक थ्रेड है, तो थ्रेड ही जो होगा इसका कांस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक पैरा से डिफिनीशन पहले लिखते हैं। द फोर्स विच restrict the motion of the system is constant. एग्जाम्पल तो ऊपर हमने बता ही दिया है। इन जनरल constant are two types. ठीक है, पहला हो जाता है होलोनोमिक कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर हो सकता है कोई वर्ड मुंह से गलत निकल गया हो, मतलब मेरा होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट दूसरा हो जाता है। देखो क्या होता है ये दोनों कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट जो हो जाता है वह कांस्टेंट जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको होलोनोमिक कांस्टेंट बोल देते हैं। और वह कांस्टेंट जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है वह नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। फिर से एक चीज़ आता है कि वह कांस्टेंट जो इक्वलिटी को डिनोट करता है, जो इक्वलिटी शो करता है, ठीक है, उसको भी होलोनोमिक बोलते हैं। मतलब होलोनोमिक में इक्वलिटी आता है और नॉन होलोनोमिक में इनइक्वलिटी आता है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए हम पहले समझते हैं। द कांस्टेंट which are independent of velocity is called holonomic constant. राइटिंग तो समझ में आ रहा होगा, मेरा यही राइटिंग है ब्रो, क्या करें। और हम एक और इसमें लाइन लिख दे रहे हैं इससे आगे, ठीक है। होलोनोमिक कांस्टेंट, होलोनोमिक कांस्टेंट फॉलो इनइक्वलिटी। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको,
ये एक सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसका जो एल होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये इसमें वेलोसिटी नहीं आता है, ठीक है। ये जो है हमेशा जो है ये अपना थीटा एल इसी में रहता है, इसका वेलोसिटी नहीं हम करते हैं। ये एक्स एक्सिस में ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस में इधर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा तो ये वाई एक्सिस चेंज करेगा, फिर नीचे आएगा तो वाई एक्सिस घटे, मतलब ये लेंथ को ही ये, मतलब ये अपना जो हाइट को ही है इसी में अपना ये मोशन करता है, हाइट चेंज करेगा। तो इसलिए इस मोशन में वेलोसिटी हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए ये जो मोशन है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो है ये होलोनोमिक कांस्टेंट में आता है। और एक और जो हमने दूसरा बात बोला था उस पर ही हमने एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे ये एक हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, एक सिस्टम है जिसमें m1 m2 हमने लगाया है, ये x2 ये x1 और ये पाई आर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x1 प्लस पाई आर प्लस x2 और बराबर l हो जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल लेंथ, अरे रस्सी है तो कोई ना कोई लेंथ का ही होगा ना, तो ये जो है ये इक्वलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, इक्वल चीज साइन आ रहा है, तो ये भी होलोनोमिक में आएगा। और इक्वली, और इसमें एक और भी बात है, होलोनोमिक कांस्टेंट, नोमिक कांस्टेंट कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब इसमें मतलब क्या हो गया, अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है, लेंथ एक है और एक ही रहेगा हमेशा। इसमें देखो कोऑर्डिनेट एक है मान लो, तो थीटा चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट, और ये एल वाला यदि इसको तुम कोऑर्डिनेट मानोगे तो ये तो फिक्स कोऑर्डिनेट है, ये चेंजिंग कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग कोऑर्डिनेट है वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये एल जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं होगा, हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर आगे बात करेंगे, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। अब इसमें हमें कितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिला, जो चेंज होता है समझ जाओ कि जो कोऑर्डिनेट है जो चेंज हो रहा है वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें देखो पाई आर तो मान लो हमेशा सेम रहेगा, इसको छोड़ दो, x1 बदलेगा और x2 भी बदलेगा, तो इस अनुसार अगर तुम बात करोगे तो x1 प्लस x2 बराबर कोई c होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि x1 और x2 दोनों वेरिएबल है तो दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं, यही इसमें समझने की बात है। ये जो है ये कोऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है ना उसको एक बनाकर गिनता है, अब इसमें एक ही है क्योंकि x को कैलकुलेट करो फिर x के डिपेंडेंट में है तो x2 उससे कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसमें दोनों पर तुमको काम नहीं करना है, जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। जैसे अब एक और एग्जांपल नहीं हम देंगे, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मेरी सारी वीडियो लगभग 15 मिनट तक जाएगी, एक टॉपिक का आपके पास समय होना चाहिए कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मेरा उतना कैपेसिटी नहीं कि, मतलब मैं टीचर नहीं हूँ ब्रो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। चलो बात करते हैं इस पर, फालतू की क्या हम लोग बकचोदी करें, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ देखो याद है, जैसे मान लो यहाँ दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर हमने कोई सिस्टम देखा जिसमें मान लेते हैं टोटल हमारे पास 10 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल में समझ जाना, मैं इसी के रेफरेंस लेकर एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो इस तरह का हमारा जो कोऑर्डिनेट है x1 x2, यहाँ भी हम x3 लगा देंगे, ऐसे कर देंगे कोई तो हमारे उसमें कोऑर्डिनेट क्या है, 10 कोऑर्डिनेट है मान लो, जस्ट सपोज, ठीक है, जिसमें से 4 कोऑर्डिनेट जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, डायरेक्ट 4 कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और 6 जो है इंडिपेंडेंट है, जो कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट जो भी है, ठीक है। तो जैसे 4 इंडिपेंडेंट मतलब कि इस तरह से x1 x2 दोनों पर डिपेंड हो रहे हैं, और 6 इंडिपेंडेंट किस तरह से हमने कल पढ़ा था,
छः इंडिपेंडेंट किस तरह से हम यहाँ बात करेंगे, इस तरह से, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, इस तरह से छः इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर होगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सॉरी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, इस 4 को 1 गिनोगे और 6 को 6 गिनोगे, तो 6 + 1 = 7 ही इसमें तुम्हारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले दिन ही पढ़ा है। तो ये चीज़ें जो है इसको आपको ध्यान में रखना होगा ब्रदर। ये लग रही है छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल जब आप न्यूमेरिकल में जाओगे तो यही चीज़ें आपकी काम आएगी। ये सारी चीज़ें फालतू है, डेफिनेशन फालतू है, बस समझने के लिए। चलो, होलोनोमिक कांस्टेंट पूरा हुआ आपका। इसी में एक ये भी आ जाता है, ये सब एग्जाम्पल कराते रहूँ थोड़ा क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे। ये बॉल्ब है और बॉल्ब क्या, बॉल जो है ये क्या हो रहा है, ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ये स्कीडिंग नहीं कर रही है, रोलिंग कर रहा है। तो ये इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ एक्स कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी तो कैलकुलेट नहीं करोगे। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये मान लो जो जो ट्रेवल किया है दूरी, ये थीटा है, तो ये ए है। थोड़ा हमको अच्छा ही बनाना चाहिए। ये हमारा बॉल है, ठीक है, और ये यहाँ से स्पिनिंग करते करते यहाँ तक आता है, बॉल स्पिनिंग करके आता है और ये 5 एंगल ट्रेवल किया, सपोज करते हैं 5 एंगल ट्रेवल किया है, मात्र 5 एंगल, और इसका जो रेडियस ए है, तो हम 5 एंगल ट्रेवल मतलब नीचे एक्स ट्रेवल, तो एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, ए 5, यही डिस्टेंस निकालते हैं। मतलब कि यहाँ से चल के यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, और जब यहाँ वाला ये पॉइंट यहाँ आया है तो ये ऊपर गया समथिंग, आप समझ जाओ, और यहाँ एंगल ये बन गया। तो इसमें भी जो होता है यही होलोनोमिक होता है, इसमें वेलोसिटी नहीं, इसमें एक्स कैलकुलेट करते हैं। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, समझते हैं जल्दी से। द कांस्टेंट which are velocity dependent. Is known as non-holonomic constant. ठीक है, और इसमें एक और भी हम लाइन ऐड कर देंगे यहीं पर, इट शोज इनइक्वलिटीज। जैसे यहाँ हम लिखे हैं इट फॉलोज इक्वलिटी, लिखे हैं हम इट फॉलोज, हम लिख देंगे शोज क्यों लिखें, इट फॉलोज इनइक्वलिटीज। इसका मतलब हम पहले समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई क्यूबिकल बॉक्स है मान लेते हैं, और इसमें कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें गैसियस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में 0 to L, वाई डायरेक्शन में 0 to L ही, और जेड डायरेक्शन में 0 to L ही होगा। अगर आप इसको क्यूबिकल ना मान के क्यूबॉइडल मानते हैं तो ये L1, L2, L3 आप कर दीजिए, आपकी मर्जी, बस समझने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ इनइक्वलिटी, अगर इक्वेशन में आप कोई भी, जैसे यहाँ आपने इक्वेशन बनाई इक्वलिटी आ गया,
अगर यही इक्वेशन में यदि इनइक्वलिटी सपोज आ जाता, इस तरह का इनइक्वलिटी आ जाता, तो ये होलोनोमिक ना होकर यही इक्वेशन बन जाता नॉन होलोनोमिक। बस बात इतनी सी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ स्प्रिंग लगा देंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग का तो हमारा हाइट मतलब लेंथ फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। तो उस लेंथ पर यहाँ हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी आता ही आता है, तो ये हो जाएगा नॉन होलोनोमिक। बस आप समझ जाना, हम ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं चीज़ों को, ठीक है। हम एक बेसिक और बेहतर एक इंट्रोडक्शन लेवल का वीडियो हम इसमें बनाना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को समझ जाएं। बस यही। दूसरा एग्जाम्पल ये रहेगा हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया तो उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा जो यार, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं कोई सिस्टम है, बॉक्स है, ठीक है। गलत बन गया क्या, फिगर के साथ मेरा लफड़ा रहता है यार। जैसे जो भी है, ये एम मास का बॉक्स है, और ये क्या होगा, ये स्लिप करके नीचे आ रहा है। ये अब उसमें जो रोलिंग था ये नहीं, स्लिप करके आ रहा है, तो स्लिप करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नॉन होलोनोमिक में ये काउंट होगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंसी, आगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंसी constant are divided into constant are टू टाइप्स कर देते हैं, constant are टू टाइप्स इसको लिखते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा स्क्लेरोनोमिक, रेनोमिक, RHEONOMIC, रेनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाता है, जब फंक्शन जो है टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन रहेगा तो हो जाएगा स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। और वहीं यदि जो फंक्शन है वो टाइम का फंक्शन नहीं आएगा, वो हो जाएगा रेनोमिक कांस्टेंट। हाँ तो देखिए हम लिख दिए हैं, समय 18 मिनट प्लस हो गया, तो हम सोचे आपका समय सेव कर लें, ये तो डेफिनेशन है। तो स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट, द कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज। तो जो फंक्शन आ रहा है उसका एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होगा टाइम का, तो हो जाएगा स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट। जैसे सिंपल पेंडुलम का जो केस हमने पढ़ा है, रेनोमिक कांस्टेंट हो जाता है वही चीज़ है जो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है टाइम का। कांस्टेंट वेरिएबल इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो कांस्टेंट का वेरिएबल हो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा टाइम का, तो वही हो जाता है रेनोमिक कांस्टेंट। दैट मीन्स कि ये जो हमारा स्लाइड है, मूविंग स्लाइड के ऊपर जो ब्लॉक है वो भी मूविंग हो रहा है, तो ये जो हो जा रहा है ये क्या हो जाएगा कि अब इसके मोशन पर भी इसका मोशन डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसके मोशन पर भी इसका मोशन डिपेंड कर जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को हम रेनोमिक कांस्टेंट में ऐड कर देते हैं। और सिंपल पेंडुलम का क्या हो जाता है, सिंपल पेंडुलम का तो ये केस हो जाता है ना, अभी तो अपना घूमेगा, इसको क्या ही किसी से मतलब है, मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और माइक बहुत जल्द आने वाला है, फिर हम बोर्ड पर पढ़ेंगे चीज़ों को। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।